वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम वायरसेस को कैसे एज वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो वायरसेस को जीन ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे या इफ़ेक्टिव मीन्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज़ को मॉडिफाई कर सके और जो भी थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स होते हैं उनको स्पेसिफिक सेल्स या टिश्यूज़ में वो उनको एक्सप्रेस कर सके। तो आइए हम देखते हैं वायरसेस को हम कैसे एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ये बताएंगे, हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। तो वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट को, लिविंग होस्ट को, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो प्लांट्स हो, तो उनको वो इन्फेक्ट करते हैं। एंड इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो होस्ट के सेल के अंदर अपने जो भी उनके जीनोम होते हैं उनको वो इंजेक्ट करते हैं और जीनोम को इंजेक्ट करने के बाद वो अपने रेप्लिकेशन साइकिल को फुलफिल करते हैं, रेप्लिकेशन साइकिल को वो मेंटेन करते हैं, उन्हें वो फॉलो करते हैं। और रेप्लिकेशन साइकिल को जब वो वहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं तो उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को इंक्रीज़ करने लगते हैं, वो अपने कॉपीज़ को वहाँ पे बनाने लगते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो भी होस्ट होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो होता है वो इन्फेक्शन के अंदर आने लगता है, वो इन्फेक्ट होने लगता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं, सम ऑफ द वायरसेस जो होते हैं, सम ऑफ द वायरसेस दे जस्ट गेट इंटीग्रेटेड, वो होस्ट के अंदर जाते हैं और अपने जीनोम को वो होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो फिजिकली जीन्स को इंसर्ट किए वहाँ पे होस्ट के जीनोम के अंदर और वहाँ पे वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वायरसेस का, होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहने का, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के वायरसेस को हम एज वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लाज्मिड्स होते हैं, वायरसेस को एज वेक्टर यूज़ करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से आई। जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली वे में बैक्टीरिया में या फिर यीस्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो वी कैन यूज़ द यूकैरियोटिक वायरसेस एज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इसीलिए हमारे पास ये भी एक चांस आया कि हम यूकैरियोटिक वायरसेस को, सेवरल यूकैरियोटिक वायरसेस को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेक्टर की तरह। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँ। जो एडेनोवायरसेस होते हैं, एडेनोवायरसेस, उनको हम जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं उनको हम बैक्यूलोवायरसेस ओके, बैक्यूलोवायरसेस को हम इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट सेल्स में यूज़ कर सकते हैं। काउलिमोवायरसेस एंड जेमिनी वायरसेस, इनको हम प्लांट्स के केस में यूज़ कर सकते हैं एज इन फॉर्म ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। प्लांट्स में इन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और है जिसके बारे में आज आपसे मैं डिटेल में बात करूंगी, रेट्रोवायरसेस, सम रेट्रोवायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस को भी हम एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन रेट्रोवायरसेस को हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इन रेट्रोवायरसेस को एज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके अंदर जो भी डिजीज़ कॉजिंग जीन्स होते हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उनको हम वहाँ से निकाल देंगे एंड देन आफ्टर उनको हम रिप्लेस कर देंगे गुड जीन्स से। और इस तरीके से हम उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे। जो भी जीन्स का एक्सप्रेशन हम करना चाहते हैं या हम उनको करवाना चाहते हैं, जो भी अच्छे जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना चाहते हैं थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए, तो उन जीन्स को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और इनका जो भी डिजीज़ कॉजिंग जीन्स होता है उन्हें हम वहाँ से
हटा लेंगे, उन्हें हम वहाँ से रिमूव आउट कर देंगे और उसके बाद हम रेट्रोवायरसेस को एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस हैं उन्हें हम जीन वेक्टर की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जीन वेक्टर की तरह हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। हमें करना क्या होगा कि हम इन रेट्रोवायरसेस को एज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, हम जब इन्हें होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट के अंदर जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जीन्स को अंदर लेकर के जाएंगे अपने साथ, और ये जीन्स को जब लेकर के जाएंगे तो वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स के अंदर वो जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वो होस्ट के सेल के जेनोम के साथ इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, और इंटीग्रेट होने के बाद वहाँ पे वो फंक्शन करेंगे या एक्सप्रेशन होगा उनका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेट्रोवायरसेस को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल सेल कल्चर्स में देखा गया, सेल कल्चर्स में जो जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जो भी जीन्स एक्सप्रेस करते हैं सेल कल्चर्स में, वहाँ पे जो भी जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके थ्रू देखा गया कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या कैंसर्स, वो उनका ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैव बीन डेवलप्ड। इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें इस टेक्नोलॉजीज़, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया उसमें हमने कुछ वायरसेस को एज वेक्टर इस्तेमाल किया। तो कौन कौन से वो वायरसेस हैं, दो वायरसेस के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरसेस एंड लेंटिवायरसेस। ठीक है, लेंटिवायरसेस के वेक्टर्स को भी डेवलप किया गया। तो हम देखेंगे कि हम जब भी अब इतने वायरसेस में हमने इन दोनों वायरसेस को ही क्यों चूज़ किया। ऑब्वियसली इनका कुछ एडवांटेज होगा, ये कुछ एडवांटेज दे रहे होंगे, बेनिफिट दे रहे होंगे। तो वो एडवांटेज है कि ये जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स और टिश्यूज़ में भी जीन्स को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, दे कैन डिलीवर जीन्स इनटू नॉन डिवाइडिंग सेल्स और टिश्यूज़। तो ये बेनिफिट जो है ये म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस और लेंटिवायरसेस से मिलता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक्स स्किड डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। ये एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है। एक्स स्किड डिजीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डिजीज़ का एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर लिया गया है, और ये पॉसिबल हो पाया है। मैंने आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था रेट्रोवायरसेस, इन रेट्रोवायरसेस के हेल्प से इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, हम उनके बॉडी से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम वहाँ से स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और स्टेम सेल्स को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस है, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनसे हम स्टेम सेल्स को इन्फेक्ट करवाते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे इन्फेक्शन करवाते हैं। तो इन्फेक्शन भी अगर हम करवाते हैं तो ये इन्फेक्शन करवाने से, ये इन्फेक्शन हम जो है वो क्यों करवा रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा इसका। तो ये इन्फेक्शन करवाने से जो बेनिफिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी रेट्रोवायरस का जो जेनोम है, वो डिफेक्टिव जेनोम का जो डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जो जीन है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रहा है, वो डिफेक्टिव जीन का जो नॉर्मल काउंटर पार्ट होता है, जो गुड जीन्स होता है,
गुड जीन जो होता है वो इस रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस के अंदर कंटेंड होता है, ठीक है। उसके इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट जो है जो जिनको कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, तो जेनेटिकली मॉडिफाई हमने क्या किया है, वो गुड जीन्स जो होते हैं जो कि डिफेक्टिव जीन का काउंटर पार्ट है उसको हमने यहाँ पे डाल रखा है। और इसीलिए हम स्टेम सेल्स को निकालने के बाद, पेशेंट्स के स्टेम सेल्स को निकालने के बाद हम उसमें रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस से उनको हम इन्फेक्ट करवाते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ कि भाई जो रेट्रोवायरसेस का जीनोम है जहाँ पे कि गुड जीन का कॉपी है, इस डिफेक्टिव जीन का जो काउंटर पार्ट गुड जीन है उसका कॉपी है, और कॉपी होने से क्या होगा कि जब ये वेक्टर वायरस सेल्स के जीनोम के अंदर जाएगा, जब होस्ट के सेल्स के अंदर जो उसका जीनोम है, जब ये वायरस अपने गुड जीन्स को लेकर के वहाँ पे जाएगा, डिफेक्टिव जीन के गुड जीन्स काउंटर पार्ट को लेकर के जब वो सेल के जीनोम के अंदर जाएगा और वहाँ पे वो इंटीग्रेट करेगा जीनोम के साथ, होस्ट के सेल के जीनोम के साथ जब वो इंटीग्रेट करेगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी डिफेक्टिव जीन का गुड जीन काउंटर पार्ट है उसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन जब होगा तो एक्सप्रेशन होने के बाद जो पेशेंट्स का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप कर जाएगा, और इस तरह से एक्स इसके डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी जो है वो है कि इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो गई कि कैसे हम वायरसेस को एज वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।